साथियों नमस्कार। हाल ही में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बिल को टेबल किया है जिसमें ये लिखा गया है कि चाइना के अंदर से सभी फॉरेन मीडिया हाउसेस को परमानेंटली बैन कर दिया जाए। आने वाले समय में ये बिल पास होने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि चाइना के अंदर कोई अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि 1980 के दशक के बाद से फॉरेन मीडिया का बैन होना चाइना में पहली बार है, लेकिन 1949 से लेकर जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी और 1980s तक चाइना के अंदर फॉरेन मीडिया का एक कंप्लीट बैन था, जिसकी वजह से उस समय पे माओ जेडोंग ने जो अत्याचार चाइनीज नागरिकों पे किए वो भी दुनिया के सामने नहीं आ पाए थे। अब सवाल ये उठता है कि किन कारणों की वजह से आज के दौर में जहां पर डेमोक्रेसी, ना सिर्फ डेमोक्रेसी, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी और एक लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को लेके दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं चाइना अपने देश को 40 साल से 50 साल के बीच पीछे धकेलना चाहता है। जो काम माओ जेडोंग ने किया था वही काम शी जिनपिंग कर रहे हैं। किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है और क्या इसके इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया पर हो सकते हैं और चाइना के नागरिकों पर हो सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से चाइना मीडिया के ऊपर बैन कर रहा है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि चाइना ना सिर्फ चाइना के नागरिकों के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अपना एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है, उसका जो नैरेटिव है, उसी को प्रोपेगेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ चाइना के लोगों को, पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट पार्टी का वर्जन देखने को मिले और कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कोई भी आवाज चाइना के अंदर से ना उठ सके, इसलिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। 2019 के अंदर कोरोना आया, जिसकी वजह से चाइना फिर से फॉरेन कंट्रीज को बैन करने की राह पर आगे बढ़ा है। सबसे पहले बीबीसी को बैन किया गया क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना के ओरिजिन की वजह से चाइना को लेके बहुत एक वर्ल्ड के अंदर एंटी चाइना सेंटीमेंट खड़ा हुआ। लेकिन इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस भी हैं चाइना के इस तरह के एक्ट्स के। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि कल को कोरोना जैसी कोई महामारी फिर से अगर चाइना के से निकलती है तो पूरी दुनिया को ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो महामारी कितने समय से चल रही थी, किस तरह से दुनिया को चीजों के लिए प्रिपेयर करना है। तो कहीं ना कहीं फिर से चाइना कोई ऐसा बायो वेपन यूज करने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया उससे अनअवेयर रहेगी। और जिस तरह से चाइना लगातार ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ और इंडिया के साथ भी मिलिट्री एग्रेशंस करता रहता है, और जिस तरह से चाइना लगातार ताइवान को रीयूनिफिकेशन के नाम पे कैप्चर करने के लिए, एनेक्स करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें भी ये एक पहला स्टेप हो सकता है। उसका कारण ये है कि मीडिया के ऊपर जब बैन होगा तो चाइना कल को अगर वॉर डिक्लेयर कर देता है ताइवान के साथ, तो चाइना अपनी पार्टी के जो उनके स्टेट फंडेड न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, उनके माध्यम से अपने नागरिकों को वही वर्जन पेश करेगा जो वो चाहते हैं, जिससे क्लियर कट तरीके से आने वाले समय में अगर चाइना किसी देश के साथ वॉर में एंगेज होता है, स्पेशली ताइवान के साथ, तो लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट डेवलप करने का वो काम करेगा और कम्युनिस्ट पार्टी का जो नैरेटिव है, जो एजेंडा है, उसी को स्प्रेड करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह के काम चाइना बहुत ही एक लार्जर पर्सपेक्टिव और लार्जर गेन और एजेंडा के लिए कर रहा है। उसको सबसे बड़ा एजेंडा ये है चाइना का कि चाइना लगातार डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज क्यों कर रहा है। हमने देखा किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद और मिलिट्री ग्रोथ होने के बाद चाइना लगातार यूएसए को रिप्लेस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने ये चीज तालिबान के इशू में भी देखी रहा है। कोई भी देश जब सुपर पावर बनने की रेस में होता है तो उसको पॉलिटिकल सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर, इन तीनों में आगे बढ़ना होता है। तो अपने आप को एक पॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये है कि चाइना का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक तरह से स्टेट कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, चाइना उसको प्रमोट करना चाहता है। और जो देश चाइना के साथ आज खड़े हैं, जैसे पाकिस्तान,
वो खुले तौर पर ये कहते हैं बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट यूएस लेके आगे बढ़ता है उसका एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा हो सकता है जो मॉडल चाइना का है। तो इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाती है कि चाइना बहुत लार्जर गेम के साथ आगे बढ़ रहा है। चाइना के अंदर ना सिर्फ मीडिया आउटलेट्स बैन है, नासा की वेबसाइट भी बैन है, व्हाट्सएप भी बैन है, यूट्यूब भी बैन है, जिसकी वजह से एक जो अलग पर्सपेक्टिव किसी भी इशू का हो सकता है वो चाइना के नागरिकों को देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से चाइना के लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उनकी पार्टी के अगेंस्ट चाइना के अंदर से कभी भी आवाज उठने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन का दौर है, और जब आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे और किस बेसिस पे ठहराओगे, ये नागरिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जिसकी वजह से चाइना ये चाहता है कि उनके नागरिकों को उतनी ही इंफॉर्मेशन मिले जितनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से चाइना लगातार फॉरेन मीडिया हाउसेस को बैन कर रहा है तो क्या उसके रिटेलिएशन में जितनी जो डेमोक्रेसीज हैं यूएस इंडिया जैसी, क्या उनको भी चाइनीज मीडिया को अपने देशों के अंदर बैन कर देना चाहिए? हालांकि यूएस से ऑलरेडी 2020 में कुछ चाइनीज आउटलेट्स को बैन कर चुका है। क्या भारत को भी चाइना के मीडिया हाउसेस को बैन कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।